स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 11th के लिए इंग्लिश की होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे आपकी जो दो बुक्स हैं हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, इससे संबंधित 2 मार्क्स के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम कवर अप करने वाले हैं, इनकी जो ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। और इस 30 मिनट के एपिसोड में आपकी जो टर्म 2 की तैयारी है इंग्लिश की वो अच्छे से हो जाएगी। ये आपका जो है वो 2 मार्क्स के हैं। देन जो इससे नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी उसमें 5 मार्क्स के आपके टॉप 5, ठीक है, ज्यादा नहीं, टॉप 5 जो क्वेश्चन आंसर होंगे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसे देखते हैं। तो बात करते हैं इस एपिसोड की सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट सपोर्ट द टाइटल एलियन प्लैनेट। यानी कि एक तरह से ये पूछा जा रहा है कि जो आपका चैप्टर है एलियन प्लैनेट, उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो किस तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं वो आपको समझाने। तो देखो, द प्लैनेट ऑन विच वी लाइव इंडीड एलियन, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं जिस प्लैनेट पे हम वास्तव में रह रहे हैं वो एक तरीके से बीमार ग्रह है। इट्स ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, फॉरेस्ट एंड फिशर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि इस प्लेनेट के जितने भी घास के मैदान है, क्रॉपलैंड्स हैं, खेती करने योग्य भूमि है, जो मछुआरे हैं, वो सभी एक तरीके से कह सकते हैं खत्म होते जा रहे हैं। मैनी ऑफ इट्स स्पीसीज हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि हमारी धरती पर जितनी जो प्रजातियां हैं जीवों की, वो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत जल्दी खतरे में पड़ने वाली हैं, साथ ही साथ वो खत्म होने की कगार पे हैं। द लैंड, रिवर्स एंड सी हैव बीन पॉल्यूटेड, हमारे पृथ्वी ग्रह का जो लैंड है, जो सतह है, जो नदियां हैं, जो समुद्र है, वो सभी पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुके हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हैज गॉन डाउन, जो हमारे मिट्टी की उपजाऊ मात्रा होती है जो कृषि के लिए बहुत जरूरी होती है, वो भी कम होती जा रही है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैव डेप्लीटेड बैडली, यानी कि और जितने भी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हैंस इट इज इंडीड एन एलियन प्लैनेट, इसीलिए जो इस चैप्टर का नाम एलियन प्लैनेट रखा गया है वो एकदम सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीटली समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें पूछा गया है, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ टेप्लो आफ्टर रीडिंग द प्ले द ब्राउमिंग वर्जन, यानी कि जब आप द ब्राउमिंग वर्जन जो आपका प्ले है इसे पढ़ते हैं तो आपको टेप्लो के बारे में क्या आइडिया यहाँ पे समझ में आता है। तो देखो, टेप्लो इज अ यंग बॉय ऑफ 17 स्टडी इन द लोअर 5th ग्रेड, यानी कि जो टेप्लो है वो 7 साल का एक बच्चा है जो कि 5वीं से कम की क्लास में पढ़ता है। ही इज एन ओबिडेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, एक तरह से कह सकते हैं वो एक ईमानदार, आदर्शवादी और मेहनती बच्चा है। ही हैज ग्रेट लाइकिंग फॉर साइंस, यानी कि उसे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। ही वाज समन्ड फॉर एक्स्ट्रा वर्क बाय मिस्टर क्लॉकर हैरिस फॉर मिसिंग स्कूल फॉर अ डे, यानी कि उसे इस बात की एक सजा मिली है कि वो एक दिन स्कूल नहीं आ पाया था। क्यों नहीं आ पाया था? क्योंकि वो जो था एक दिन बीमार पड़ गया था इसलिए। ठीक है, थॉट ही विशेस टू प्ले गोल्फ ऑन द लास्ट डे बिफोर स्कूल क्लोजिंग, यानी कि जब उसके स्कूल जो थे वो बंद होने वाले थे तो उसके उस लास्ट दिन पर वो गोल्फ खेलना चाहता था, लेकिन उसके टीचर जो थे मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उसने ऐसे सजा दी थी कि तुम जो वो एक्स्ट्रा वर्क करोगे, होमवर्क करोगे। ठीक है, ही ओबिडेंटली टर्न्स अप टू वेट फॉर हिज टीचर, यानी कि वो अपने जो टीचर है उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। ही इज डेबुटेड टू मिस्टर क्लॉकर हैरिस, वो पूरी तरीके से अपने टीचर, अपने अध्यापक क्लॉकर हैरिस के प्रति डेबुटेड था, यानी कि समर्पित था। व्हेन टेप्लो कम्स अक्रॉस मिस्टर फ्रैंक, यानी जब वो साइंस टीचर मिस्टर फ्रैंक के पास आता है, ठीक है, तो मिस्टर फ्रैंक ये कहते हैं कि मिस्टर फ्रैंक गेट्स टेप्लो टू डिस्कस मिस्टर क्लॉकर हैरिस एंड आल्सो इनकरेजेस हिम टू लीव, यानी कि जो फ्रैंक है वो क्या करते हैं, जो क्रोकर हैरिस है उससे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है इसे छोड़ देना चाहिए अब, ठीक है, और इसे जाने दो इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हाट इंप्रेशन डिड द टू टाउन्स होर एंड डर्चन लीव ऑन द अदर्स ऑथर्स माइंड, यानी कि क्या इंप्रेशन पड़ता है लेखक के बारे में होर और डर्चन के बारे में। ठीक है, तो होर वाज अ स्मॉल टाउन क्लोज टू मानसरोवर लेक, यानी कि एक तरह से छोटा सा टाउन है जो कि मानसरोवर लेक के पास में है। इट वाज अ मिजरेबल प्लेस, यानी कि एक तरह से वो दुखी प्लेस है, विद नो ग्रीनरी, यानी कि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई हरियाली नहीं है। द ऑथर फाउंड द प्लेस इन कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट्स ही हैड रीड अबाउट लेक मानसरोवर। He drank some herbal tea in sorry he drank herbal tea in the cave there, यानी कि एक तरह से लेखक ने
जब उस मानसरोवर झील के बारे में यात्रा वृत्तांत जो थी उसमें पढ़ा था और जो यहाँ पे देखा वो एकदम से बिल्कुल ही डिफरेंस है और वो इसको देख के काफी दुखी होता है। ठीक है, उसके बाद जो थी उसने जड़ी बूटियों से युक्त एक चाय पी जिसे हम हर्बल टी कहते हैं, यानी कि जड़ी बूटियों से बनी हुई चाय। उसके बाद द ऑथर्स नेक्स्ट हाफ, यानी कि वो आधे दिन के बाद में कहाँ पहुंचा है, डार्जिलिंग। इट वॉज ऑल्सो अ डस्टी प्लेस विद हीप्स ऑफ रबल एंड लिटर लाइंग हेयर एंड देयर, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो डार्जिलिंग था वो एक तरह से एक बहुत ही गंदा प्लेस था जहाँ पे धूल वगैरह जो थी वो काफी उड़ रही थी और कूड़ा वगैरह जो था वो इधर उधर बिगड़ा हुआ था। इस कोल्ड, यानी कि उसका जुकाम जो था, बिकम रोश एंड ही कुड नॉट बी ब्रीथ, यानी कि वो एक तरीके से बहुत ज्यादा उसका कोल्ड जो था वो बढ़ने लगा था और वो सांस भी सही से नहीं ले सकता था। ही स्टेड अवेक ऑल राइट, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वह ठीक से जाग भी नहीं पा रहा था। ठीक है, द टाउन हैड अ कपल ऑफ जनरल स्टोर्स विच सोल्ड चाइनीज गुड्स, यानी कि वहां पर जो थी डाचिन में चाइनीज गुड्स थी, मतलब चाइनीज बेचने वाले जो स्टोर्स हैं वो थे, वहां पे शॉप्स थी, तो वहां से उसने मेडिसिन ली और अपना जो कोड था उसे ठीक किया। तो थर्ड आपको समझ में आ गया यहाँ पे इजिली तरीके से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ। फोर्थ में हमसे पूछा गया है जस्टिफाई द टाइटल द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि जो आपकी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इस टाइटल को जस्टिफाई करना है। द होल पोएम इज अबाउट टू इटर्नल प्रोसेस ऑफ रेन एंड इट्स बेनिफिट्स, यानी कि जो पूरी की पूरी पोएम है वो एक तरह से रेन का जो एक प्रोसेस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यानी कि वर्षा कैसे होती है इसके बारे में बताया जा रहा है और उसके लाभ के बारे में। ठीक है, हाँ, through the words of the rain, the poet has tried to bring out the importance of rain for Earth, for planets and for man also for Earth। यानी कि बारिश के शब्दों के माध्यम से जो कवि था वो पृथ्वी के लिए जो पौधे हैं, जो मनुष्य हैं, उन सभी के लिए जो बारिश है उसका क्या महत्व है इसको समझाने की कोशिश की जा रही। As the poet is translating what the rain is speaking through its our language, द होल पोएम इज अबाउट द रेन टॉकिंग आउट टू द पोएट, यानी एक तरह से जो बारिश है वो जो लेखक है उससे क्या कहती है इसी को ही जो लेखक है उसने अपने शब्दों में इस पोएम के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। तो फोर्थ आपको समझ में आ गया कि जस्टिफाई कैसे करेंगे आप इस टाइटल को। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें पूछा गया है व्हाई डिड मिस्टर ब्राउन इज कॉल्ड यंग आइंस्टीन, यानी कि जो मिस्टर ब्राउन थे उन्होंने आइंस्टीन को क्यों डांटा। क्यों डांटा, तो मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर स्कॉल्डेड यंग आइंस्टीन बिकॉज ही डिड नॉट रिमेंबर, यानी कि उन्होंने इसलिए डांटा क्योंकि आइंस्टीन जो था वो कुछ भी याद नहीं रखता था। द डेट्स ऑफ इवेंट्स इन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के डेट्स को याद नहीं रखता था। फर्दर, और यहाँ तक दी एनोयड हिम व्हाई गिविंग स्टेटमेंट अगेंस्ट द एजुकेशन, यानी कि वो इसलिए भी इससे बहुत नाराज थे, गुस्सा होते थे क्योंकि एक तो इसे डेट याद नहीं रहती थी, भूल जाता था और ये एजुकेशन के खिलाफ में अपने बयान देता था। He told the teacher that the learning dates of historical events was meaningless, यानी कि आप जो हिस्ट्री के डेट्स हमें बताते हैं वो एक तरीके से मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे पढ़ाने का आपका। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सिक्स। सिक्स में पूछा गया हमसे व्हाई डज मिस फिट्जगेराल्ड एडवाइज टू मिस पियर्सन आफ्टर शी हैड put back the family members in their proper place signify। तो ये क्वेश्चन आपके सैंपल में पूछा जा चुका है। तो देखो क्या एडवाइस करते हैं, तो मिस्टर फिट्जगेराल्ड एडवाइस, वो जब देखो ये कहानी आपने सुनी होगी, तो मिस्टर फिट्जगेराल्ड जो है, सॉरी फिट्जगेराल्ड जो थी वो पियर्सन बन के जाती है उनके घर में और सब कुछ ठीक करके आती है। तब वो मिस पियर्सन से कहती हैं कि नॉट टू बी सॉफ्ट एंड वेस्ट ऑल द एफर्ट शी हैड पुट इनटू चेंज द एटीट्यूड ऑफ हर फैमिली फॉर द बेटर, यानी कि उन्होंने जो भी अपने कौन फिट्जगेराल्ड कहती हैं पियर्सन से कि आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं अपने फैमिली को अच्छा बनाने के लिए, उन जो आपने जो भी एफर्ट्स लगाए उन सभी को वेस्ट मत जाने दो। जो है अपने परिवार के प्रति थोड़ा कड़ा सख्त रवैया अपनाओ, बिल्कुल भी आपको सॉफ्ट नहीं होना है। ठीक है, ये चीज कही उन्होंने। उसके बाद मिस पियर्सन अनश्योर Miss Pearson is unsure how she would explain her behavior. Miss Fitzgerald tells her that her own soft behavior is responsible for the misgivings for the family members, यानी कि जो मिस फिट्जगेराल्ड है वो ये कहते हैं कि आपको अपने परिवार के साथ में बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना है, अपने जो भी एफर्ट्स है उन्हें वेस्ट नहीं करना है, अपनी फैमिली को अच्छी कंडीशन में लाना है। हमारी फैमिली जो है वो
गलतियाँ उनके गलतियाँ करने का, उनके हमारे हमसे ज़्यादा बोलने का जो एक सबसे बड़ा कारण है, वो ये है हमारा सॉफ्ट बिहेवियर। तो हमें जो है वो इसे चेंज करना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मिस फिtzgerald जो है वो मिस पियर्सन से कहती हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है हमारा, हू वाज़ जियो मॉर्गन? व्हाई वाज़ ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मॉनसन? ठीक है? तो देखो, जियो मॉर्गन कौन है? जियो मॉर्गन वाज़ अ ड्रिलर इन बैलिनीली, यानी कि वो एक तरीके से खदान में काम करने वाला बंदा है। अ माइनिंग टाउन, यानी कि एक खदान खदान में, सिंपल सा। He as his wife Susan were married for nearly 20 years, यानी कि उन्होंने जो शादी थी वो 20 साल के आसपास अपनी कर ली थी। एंड नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि अब शादी के बाद जो थे, अब उनका जो पहला बच्चा था वो होने को था। ठीक है? श्रीमती जो सुजैन थी उनको। ही वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू हेल्प सुजैन इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो मॉर्गन था वो डॉक्टर का इसलिए वेट कर रहा था, डॉक्टर एंड्रयू का, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसने अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए उसे बुलाया था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में पूछा गया है, व्हाट डज द नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस क्या है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर है, वहां पे एक पिंजरे में लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक, यहाँ पे मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो इसके अंदर है। एक शीशा था वहां पे बेसिकली। ठीक है? तो देखो, देयर इज नो एनिमल इन द केज, यहाँ पे उस गुफा में कोई जो था एनिमल वहां पे नहीं था, उस पिंजरे में, गुफा कह रहा हूँ, पिंजरे में। देयर इज ओनली अ मिरर वर वन कैन सी वन सेल्फ, यानी कि वहां पर जो था एक शीशा था जिसमें व्यक्ति खुद को देखता था। इट मेक्स वन रियलाइज दैट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल आर नन बट द मैन हिमसेल्फ एंड दिस इंडीड इज वेरी ट्रू, यानी कि जो सबसे दुनिया का खतरनाक जानवर है वो और कोई नहीं, एक मनुष्य खुद है, एक आदमी खुद है, जो खुद को अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहता है, सिंपल सा। उसके बाद, मैन वाज डन सच बिग हार्म टू दिस प्लेनेट एज नो अदर एनिमल कुड, यानी कि जो इंसान है उसने ऐसे बहुत से नुकसान किए इस प्लेनेट पर जो कोई जानवर कभी नहीं करता है। ही हैज डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट फिशर्स, यानी कि उसने जो था वो जंगलों को खत्म कर दिया, मछलियों को खत्म कर दिया, जो हमारी जमीन थी, घास थी, उसको खत्म कर दिया है। ठीक है? ही हैज मेड मैनी स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, यानी कि बहुत सारी स्पीसीज खत्म होने वाली हैं। ही हंट्स एंड किल मोर देन द ही नीड्स, यानी कि वो जानवर जितने उन्हें चाहिए होते हैं उससे ज्यादा मारते हैं। थस द मिरर, जो मिरर है इन द केज, ये सिग्निफाई करता है मैंस क्यूटली एंड थॉटलीनेस, यानी कि जो आदमी है, जो इंसान है, वो गुस्सा करने वाला और जिसमें दया ना हो ऐसा व्यक्ति है। ठीक है? तो वो जो एक मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज जू में जो है वो और कोई नहीं, एक शीशा है जो ये बताता है कि आदमी जो है वो स्वयं किस प्रकार से एक बहुत बड़ा डेंजर जो एनिमल है वो बनता जा रहा है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में है, व्हाई डिड क्रॉकर हैरिस नॉट डिस्क्लोज द रिजल्ट लाइक द अदर टीचर्स, यानी कि जो क्रॉकर हैरिस है वो अदर टीचर्स की तरह रिजल्ट को क्यों डिस्क्लोज नहीं करते हैं? तो इट वाज अ रूल, ये एक नियम था, रूल दैट रिजल्ट्स वुड बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर अलोन, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जो है हेडमास्टर ही बताएंगे। बट द अदर टीचर्स डिड नॉट केयर ऑफ दिस रूल, लेकिन जो क्रॉकर हैरिस थे, ही वाज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। ही नेवर डिस्क्लोज द रिजल्ट्स लाइक टू बी अदर टीचर्स। तो ये बहुत छोटा सा प्रश्न था। ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे। 10 में है, हु वाज नोरवू? हाउ डिड द अदर स्ट्राइक फ्रेंडशिप विद नोरवू, यानी कि नोरवू है कौन? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नोरवू कौन है और किसी और ने नोरवू के साथ दोस्ती कैसे की? कैसे की? तो देखो, नोरवू वाज अ टिबेटियन स्कॉलर हु यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स अबाउट होली लेक, यानी कि वो एक तरह से नोरवू जो था वो एक तिब्बती विद्वानी था जो उस पवित्र झील के बारे में लिखने के लिए आया था। ही वॉज वर्किंग एट एन अकेडमी इन बीजिंग, यानी कि वो एक बीजिंग में जो अकेडमी है वहां पे काम करता है। इट वॉज हिज फर्स्ट टू द प्लेस, यानी कि ये उसका पहला प्लेस था। ही न्यू अ बिट ऑफ इंग्लिश, उसे थोड़ी सी इंग्लिश भी आती थी। दिस ब्राउड हिम क्लोजर टू ऑथर, यानी कि इसी वजह से वो ऑथर के काफी क्लोज
आया था। एक 5 मार्क्स का इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ही वाज नॉट प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, यानी कि वो जो था वो बुद्धिस्ट की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। ही सजेस्टेड दैट दे शुड हायर सम याक्स टू कैरी देयर लगेज एंड स्टार्ट देयर जर्नी, यानी कि उसने जो था, कौन, नोबू ने ऑथर को ये सजेस्ट किया हमें जो है वो थोड़े जो जंगली एक तरह से भैंसे कह सकते हैं, गधे या जो भी थे, वो हम इन्हें मतलब इन्हें हमें हायर करना चाहिए, जो कि हमारे जो लगेज है, जो बैग्स है, उन्हें उठा सके, हमारे सामान को उठा सके। ही टर्न आउट टू बी एन आइडियल कंपेन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में पूछा गया है, हाउ डज द रेन जस्टिफाइज इट्स क्लेम आई एम पोएम ऑफ द अर्थ, यानी कि जो रेन है वो ये कहती है कि मैं एक अर्थ की कविता हूं। कैसे? द रेन नरेटर्स द जर्नी ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि ये क्या कहती है कि बारिश अपने जीवन की यात्रा को जन्म से लेकर उत्पत्ति तक पौराणिक शब्दों में व्यतीत करती है। कैसे? द रेन नरेट्स द जर्नी ऑफ इट्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टू रिटर्न टू ओरिजिन इन मिथिकल टर्म्स, यानी कि एक तरीके से पौराणिक तरीके से वो अपने जन्म की, अपनी यात्रा के बारे में सारी बातें यहाँ पे कहता है। ठीक है, द फैक्ट्स आर साइंटिफिक बट द पैरास दैट कन्वे देम आर मेटाफोरिक एंड लिटरेसी, और ये जो तथ्य है वो वैज्ञानिक भी है। क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य है वो इसमें बताया गया है, इसमें एक तरीके से रूपक भी है, साहित्यिक भी है। यानी कि देखो, रेन ये कहती है कि मैं पवित्र हूँ, मेरी यात्रा, मेरा जन्म, मेरी लाइफ वो पवित्र है, मेरा एक रूप है। ठीक है, मतलब मेरा एक रूपक भी है, मेरा एक साहित्य भी है, मेरी पूरी यात्रा जो है वो एक सुंदरता से, ठीक है, एक ब्यूटी एंड चार्म एसोसिएट विद द पोएम, यानी कि एक आकर्षण से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से जो अर्थ है वो ये कहती है आई एम पोएम ऑफ द अर्थ। सिंपल सा। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया है, व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन, हाउ फार डू यू एग्री विद इट। तो देखो, आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइडियाज आर इंपॉर्टेंट एंड फैक्ट्स डोंट मैटर, यानी कि आइडियाज जो है वो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, ही कंसीडर्स लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और द डिटेल्स अबाउट विक्टोरियस आर्म्स मीनिंगलेस, यानी कि हम जो है हिस्ट्री में जो भी डेट्स पढ़ते हैं, चाहे वो युद्ध की हो, किसी की भी हो, और युद्ध बंदियों के बारे में, युद्ध के लोगों के बारे में, ये सब पढ़ना हमारे लिए जो है वो मीनिंगलेस है। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन दी केसेस दैट द लीड द सोल्जर्स टू किल ईच अदर, यानी कि एक तरीके से जो वर्तमान में सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे को कैसे खत्म करते हैं, अपने दुश्मनों को, ये चीज उसको ज्यादा अच्छी लगती है, और वो साइंस को भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है। सिंपल सा। ठीक है, 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 में है, व्हाट इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉर्ज ऑफ मिस पियर्सन, यानी कि जो जॉर्ज था उसका मिस पियर्सन के प्रति क्या नजरिया था। तो ही इज एनोयड दैट इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग टी हिज वाइफ इज शिपिंग वाइन एंड रिलैक्सिंग, यानी कि जो जॉर्ज था वो इस बात से दुखी होता है कि उसने बोला था कि मेरे लिए जो है मिस पियर्सन आप चाय बना के रखना, लेकिन वो देखता है कि वो वाइन पी रही होती है आराम से, बट मिस पियर्सन शोज ओनली इंडिफरेंस, यानी कि मिस पियर्सन जो थी उन्होंने कोई ज्यादा इस पे एक्टिविटी नहीं की, कोई ज्यादा रवैया उन्होंने नहीं अपनाया। सेकंड, ही देन टेल्स her दैट ही वुड हैव सुपर एट द क्लब, यानी कि ये कहा गया है, एक सेकेंड, उसने कहा कि अब जो है मैं क्लब में ही खाना खाऊंगा, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद है मिस पियर्सन गेट्स एनोयड एट हिज एटीट्यूड एंड rebukes him by telling him that people at the club make fun him behind his back, यानी कि मिस पियर्सन जो है वो उसे इस रवैये से उनके नाराज हो जाती है कि वो क्लब में बैठी हुई है, मैं क्लब में खाना खाऊंगा, अगर को क्लब बना दिया, ऐसा कुछ। तो ये कहती हैं, डांटते हुए कहती है कि तुम्हें भी तो लोग, जब तुम क्लब में जाते हो तो तुम्हारा भी मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं। और इसी चीज के ऊपर जो मिस पियर्सन है वो अपने बेटे को बुलाती हैं और बेटे से कहती हैं, बता बेटा इसको, क्या ऐसा होता नहीं है? तो वो भी बताते हैं, हाँ पापा ऐसा ही होता है कि जब आप क्लब में दारू पी रहे होते हैं तो आपके दोस्त जो है वो आपका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, 13 कंप्लीट। 14 क्वेश्चन देखिए। 14 में है, व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट डॉक्टर एंड्रयू एज ए डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग। तो देखो, ये स्टोरी है बर्थ की। प्रश्न क्या है, एक डॉक्टर और
एक इंसान के रूप में डॉक्टर एंड्रू के बारे में आप क्या समझते हैं, उसके प्रभाव के बारे में? तो देखो, द स्टोरी इज कमेंट ऑन व्हाट अ डॉक्टर शुड रियली बी एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग। ये जो बात स्टोरी है उससे संबंधित हम क्या क्या बात इसमें लिखेंगे। तो डॉक्टर एंड्रू इज एन एक्सपेक्टेंटली ड्यूटीफुल एंड काइंड एंड पैशनेट ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक तरीके से डॉक्टर एंड्रू एक असाधारण, बहुत ही ऐसा बंदा था, बहुत कम ऐसे बंदे देखने को मिलते हैं जो कर्तव्य रूप से दयालु और भावुक इंसान था। ठीक है, नॉट only he sets aside mental and body fatigue to visit the Marsden's house dead at night, but also he almost rebels against nature laws to keep trying to bring breath back to the stillborn baby wherein he succeeds। यानी कि वो न केवल रात में जो मार्गन होता है उसके घर जाता है इस अवस्था में जब वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, उसमें जाने के बावजूद भी वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सांस नहीं ले रहा होता है, तो उसको वो बहुत सारे तरीके अपनाता है। उन तरीकों को अपनाते हुए, जो कि एक तरीके से कह सकते डॉक्टर के लिए सही नहीं होता है, उन तरीकों को अपनाते हुए उसने एक बच्चे को क्या किया था, उसके अंदर सांस को लेके आए थे। ठीक है, क्योंकि बच्चा वो सांस नहीं ले रहा था। ठीक है, इसी से संबंधित एक 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनेगा कि किस तरीके से वो उसने क्या क्या प्रोसेस अपनाया था उससे संबंधित। तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको कंप्लीट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, इसमें पूछा गया है हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डेप्लेटेड, यानी कि जो अर्थ के प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजिकल यानी कि जैविक प्रणालियां हैं वो कैसे कैसे समाप्त हो जा रही हैं। तो देखो, द अर्थ हैज 4 प्रिंसिपल, कौन कौन से हैं? एक है फिशर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, यानी कि मत्स्य पालन, जंगल, घास के मैदान और फसल के मैदान, ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, ये जो है वो एक स्रोत है वर्ल्ड की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था के। दे सप्लाई फूड और अस एंड प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, यानी कि हमें खाना भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ एक उद्योग के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वो भी हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। उसके बाद बट सैडली, लेकिन दुखी पूर्वक, दे आर बीइंग डेप्लेटेड एंड इट इज बीइंग डन एट वेरी फास्ट रेट, यानी कि ये बड़े दुख की बात है कि धीरे धीरे ये सारी चीजें बहुत जल्दी से और तेजी से खत्म होती जा रही है। द ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम हैव बीन रीच्ड टू सच एन अनसस्टेनेबल लेवल दैट देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पायर्ड, यानी कि ये दुख की बात है कि इनकी जो कमी है वो बड़ी तेजी से होती जा रही है और इन प्रणालियों के प्रति जो मानवीय दावे हैं वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो किसी चीज को उगाने की बजाय उन्हें खत्म करने पे तुले हुए हैं। अगर ये जो है इन चीजों पे ऐसे तुले रहेंगे तो बहुत जल्दी जो है ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझानी थी। ठीक है, 15 आपका कंप्लीट हुआ। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई डज नॉट टेप्लो एग्री विद फ्रैंक इन कॉलिंग क्रॉकर हैरिस, यानी कि जो फ्रैंक है वो क्रॉकर हैरिस को एक दुखी बंदा कहता है, तो टेप्लो क्यों एग्री नहीं होता है? तो देखो, टेप्लो सेज आफ्टर ही अंडरस्टैंड ही मीनिंग ऑफ द वर्ड सेड यस द क्रॉकर वाज मच मोर देन दैट, यानी कि जो टेप्लो है जब ये सुनता है कि क्रॉकर हैरिस जो है वो एक दुखी बंदा है, ये बात कौन कहता है? फ्रैंक। तो फ्रैंक के द्वारा इस बात को कहे जाने पर वो उससे नाराज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उससे काफी अधिक था। ही वॉज फीलिंग दिस पर्सन हु वॉज लाइक अ श्रीविल्ड अप नट, यानी कि ये जो क्रॉकर हैरिस है वो एक दुखी बंदा तो है ही, किसके अकॉर्डिंग? टेप्लो के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ वो एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, वो जो है एक श्रीविल्ड अप यानी कि एक सूखे हुए खजूर की तरह है। He hated to be liked and behaved in a strange manner with his student, यानी कि वो एक तरीके से जो उसका गुस्से वाला रवैया जो होता है और एक अजनबी वाला रवैया बच्चों के साथ में, वो उसको देखते हुए जो टेप्लो होता है वो उससे और ज्यादा अधिक समझता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया व्हाई डज नॉट टेप्लो एग्री विद फ्रैंक इन कॉलिंग क्रॉकर हैरिस सेड यस। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में है टिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स गिव रीजन, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ये कि चीन के शाही दरबार में जो तिब्बती एक तरीके से कह सकते हैं रखवाले थे, रखवाले के रूप में कुत्ते जो थे वो क्यों लोकप्रिय थे? तो देखो,
द टिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स, यानी कि एक तरीके से शिकारी डॉग्स के रूप में पॉपुलर थे। दे वर हग ब्लैक डॉग्स ऑल्सो वर यूज एज ए वॉच डॉग्स, यानी कि वो डॉग्स थे काफी काले खतरनाक थे और इन्हें जो रखवाले डॉग्स के रूप में भी यूज किया जाता था। एज वन ड्रॉज क्लोजर दे एक्सप्लोड इनटू एक्शन डार्टिंग लाइक बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज अ फास्ट, यानी कि अगर कोई उनके पास जाता है तो उन पर वो एक बंदूक की गोली की तरह उन पर छूट पड़ते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। ये चीज है। दे बार्क फ्रिशली, यानी कि वो बहुत बहुत ही क्रूर तरीके से भौंकते हैं। बट विद देयर मैसिव जॉब्स, यानी कि बड़े बड़े जो दांतों वाले जबड़े होते हैं उनके साथ। दे आर कंप्लीटली fearless and entity and shot straight at any advancing strength, यानी कि वो किसी भी बंदे से डरते नहीं थे, ये जो मास्टिफ्स थे। Thus, it is not difficult to understand why this precious Tibetan mastiff become popular in Chinese imperial courts as a hunting dog. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों जो टिबेटियन मास्टिफ्स थे वो क्यों पॉपुलर थे चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स में। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। 18 देखिए, 18 में पूछा गया है देयर इज अ पैरेलल डाउन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। तो हमें बताना है कि रेन एंड म्यूजिक के बीच में क्या सिमिलरिटी है। तो द लाइन्स फॉर द सॉन्ग इशूइंग फॉर इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रैक्स और unracked duly with love returns draws up parallel between rain and music। ये तो हो गई लाइन। Here इन लाइनों में the poets compress the life cycle of the rain and the song, यानी कि जो रेन जो बारिश है, जो म्यूजिक है, जो हाँ म्यूजिक है, उसकी एक जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बताता है। As the song originated from the heart of the singer wanders to the world whether like or not comes back to its birthplace in the एंड विद लोड्स ऑफ लव, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर कवि ने वर्षा के जीवन चक्र की और गीत के चक्र की तुलना की है। जैसे जो गीत है वो गायक के दिल से निकलता है, दुनिया में घूमता है, चाहे वो पसंद हो या ना हो, ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इसे सुनते हैं, ये चीज है। एंड द सिमिलरिटी बिटवीन द रेन दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ बर्थ प्लेस, यानी कि जो अर्थ से जो रेन है वो निकलती है, fulfills its duty to beauty and purify the earth and wonders and comes back with love for its creator, यानी कि एक तरीके से जो पृथ्वी है जहां से उसकी जन्म होता है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी से जो बारिश है उसका जन्म होता है और उसी को वो सुशोभित करती है, उसके पानी जो पॉल्यूटेड होता है उसे शुद्ध करती है और अपने इस कर्तव्य को पूरी तरीके से करती है और इसीलिए वो जो धरती है उसमें वापस आके मिल जाती है। और इसी तरीके से जो म्यूजिक है वो भी लोगों तक जाता है, लोगों तक कानों तक पहुंचता है, पूरी वर्ल्ड में घूमता है और वापस अपनी म्यूजिक फॉर्म में ही बना रहता है। 18 कंप्लीट। 19 देखिए, 19 है हाउ डिड म्यूजिक ब्रिंग कंफर्ट टू एल्बर्ट्स लाइफ, यानी कि म्यूजिक ने एल्बर्ट्स की लाइफ को किस तरीके से आसान बनाया। देखो, तो Albert was having a bad time at school where he was supposed to cram facts in which he had no interest, यानी कि स्कूल में उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे जो था यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ाए जाते थे। द टीचर्स वो टॉन्ट, यानी कि टीचर्स उसे पनिश करते थे, उसे चिढ़ते थे। इवन एट हिज लॉगेज ही हैज नो कंफर्ट, यानी कि वो अपने जहाँ पे हॉस्टल वगैरह में रहता था वहां पर भी उसे किसी भी तरीके का कंफर्ट नहीं मिलता था, इसीलिए उसने अपने इस दुख को दूर करने के लिए म्यूजिक को चुना। ठीक है, तो 19 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 बहुत आसान सा प्रश्न है। हाउ वाज मिस पियर्सन फिशगार्ड फ्रॉम हाउ वाज मिस्टर पियर्सन डिफरेंट फ्रॉम मिस फिशगार्ड। तो मिस पियर्सन और मिस फिशगार्ड कैसे डिफरेंस है। तो मिस पियर्सन वाज अ प्लीजेंट बट वॉरिड लुकिंग वुमन इन हर 40s। मिस पियर्सन जो थी वो काफी शांत स्वभाव की व्यक्ति थी और महिला थी, लेकिन वो काफी चिंतित थी क्योंकि उनके परिवार में उनकी कोई सुनता नहीं था। मिस फिशगार्ड वाज ओल्डर हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग एज सीनियर पर्सनैलिटी, यानी कि वो काफी ठीक थी, उनका पर्सनैलिटी काफी हैवी थी और वो थोड़ी बड़ी थी। मिस पियर्सन वाज अ सॉफ्ट स्पोकन विद द टच ऑफ सबर्नन वाइल, यानी कि मिस पियर्सन जो थी वो एक तरीके से जो एक शहरी भाषा होती है उसको बोलने वाली भाषा इनको आती थी। मिस फिशगार्ड हैड अ डीप वॉइस विद इरिटेशन, यानी कि मिस फिशगार्ड जो थी उन्हें कुछ से भाषाएं अलग प्रकार की, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ी सी एक तरीके से कह सकते हैं
जो पुरानी भाषाएं थी उस तरीके से भाषा उसे बोलने आती थी। एक भाषा है इरिश एशियंट, यानी कि ये एक आयरिश भाषा है, ये भाषा उनको बोलनी आती थी नॉर्मल भाषा के अलावा। सबसे आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड, गिव रीजंस। तो देखो, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड, सिल्क रोड रेफर्स टू द हिस्टोरिक सिल्क रोड, यानी कि एक हिस्टोरिक सिल्क रोड है, ऐतिहासिक सिल्क रोड है जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ता है। द नेटवर्क कनेक्टेड द एफ्रो एशियन लैंड मास, यानी कि देखो यूरोप एशिया एफ्रो जो यूरेशियन है उससे ये जुड़ा हुआ है। इट स्टेब्लिश्ड ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, स्पाइस, टी एंड प्रोक्लेन, इंडियन टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड पेपर एंड द रोमन एम्पायर्स गोल्ड, सिल्वर, फाइन ग्लासवेयर, वाइन, कारपेट्स एंड ज्वेलर्स। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है कि एफ्रो एशियन के साथ में ये जुड़ा हुआ था। चीन में जो रेशम था, मसाले, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये ज्यादातर इसी से व्यापार होता था। भारत की बात करें तो भारत से वस्त्र हो गए, कीमती पत्थर हो गए, काली मिर्च, ये सब यहाँ से व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य में सोने चांदी की बढ़िया जो सोना चांदी और कांच के बर्तन थे, शराब, कालीन, गहने, ये सभी रोमन से यहाँ से व्यापार हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद है द रोड वाज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकम ऑफ द सिल्क ट्रेड विद चाइना। ये बेसिकली चाइना से संबंधित है। इन द चैप्टर द ऑथर ट्रेवल टू माउंट कैलाश एंड एक्सप्लोर द हिमालय बेल्ट इन तिब्बत, यानी कि वो जो तिब्बत है वहां पे हिमालय बेल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। कहां पर? माउंट कैलाश पे। सिंस द ऑथर एक्सप्लोर्ड हिज रीजन टू चैप्टर वाज टाइटल सिल्क रोड, यानी कि जब वो एक्सप्लोर करता है सिल्क रोड को, इसी को कहा जाता है। द चैप्टर प्रोजेक्टेड द चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स फोर्स्ड बाय ऑथर ऑन हिज एक्सपेडिशन टू माउंट कैलाश। तो ये चीज आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करनी थी। तो कंप्लीटली आपको सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप चाहे तो सभी क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे दोबारा से देख सकते हैं। मैं आपको 2-2 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस, आधे घंटे के अंदर मैंने आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। एंड आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पता लग सके और उनकी भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल भी रखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।